हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। एसएससी एमटीएस 2025 जीके जीएस दोस्तों मॉक टेस्ट नंबर आज 5 है। और दोस्तों आज की क्लास में आइए चर्चा करते हैं कि आपके एसएससी एमटीएस के लिए दोस्तों क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। और दोस्तों आज 10 बजे लाइव नहीं आने का कारण है हमारे यहाँ दोस्तों कर्मा एक फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, जो दोस्तों आपने एग्ज़ाम में भी आपने सुना होगा है ना। तो इसीलिए दोस्तों आज के इस क्लास में मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहा हूँ है ना। कल से पुनः दोस्त मैं आप सभी के बीच 10 AM में लाइव आऊँगा है ना, और एसएससी एमटीएस के लिए बेस्ट तरीके से दोस्त प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ है ना। तो दोस्तों आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि शास्त्रीय नृत्य शैली कथकली की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी। साथीगण ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके शास्त्रीय नृत्य से संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूँ साथीगण तो केरल आ जाएगा है ना। और केरल से संबंधित दोस्तों मोहिनी अट्टम ये भी एक प्रकार के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शास्त्रीय नृत्य है, आप सभी को दोस्तों याद रखनी है। अगर मैं तमिलनाडु की बात करूँ तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। आंध्र प्रदेश में दोस्तों कुचिपुड़ी से संबंधित है। तो कहीं ना कहीं ये सभी के सभी पॉइंट याद रखिएगा। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप सभी को 8 के 8 शास्त्रीय नृत्य रिवीजन कराने वाला हूँ है ना, जिसमें से अगर मैं भरतनाट्यम की बात करूँ तो तमिलनाडु से संबंधित है। अगर मैं कुचिपुड़ी की बात करूँ तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कथक की बात करूँ तो उत्तर भारत से संबंधित है। अगर मैं कथकली लोक नृत्य की बात करूँ साथीगण तो ये केरल से संबंधित है। इसी के साथ अगर मैं मोहिनी अट्टम की बात करूँ तो ये भी केरल से संबंधित है ना। अगर मैं ओडिसी की बात करूँ तो ये ओडिशा का एक शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी की बात करूँ तो मणिपुरी का आ जाएगा। अगर मैं सतरिया की बात करूँ तो ये असम से संबंधित लोक नृत्य है ना। तो ये दोस्तों आप सभी को याद रखनी है, हमेशा इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं सबसे नया की बात करूँ साथीगण तो आपके सतरिया आ जाएगा, जो श्रीमंत शंकर देव जी के द्वारा दोस्तों इस्टेब्लिश किया गया था। अगर मैं कहूँ कि कब किया गया था तो 2000 ईस्वी को किया गया था। अगर मैं सबसे ओल्ड की बात करूँ तो भरतनाट्यम आ जाएगा, और भरतनाट्यम को ही दोस्तों सदीर के रूप में जाना जाता है। तो ये सभी के सभी पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण की प्रसिद्ध नृत्यांगना शोभना नारायणन की डैश की जो कि प्रस्तुत करता है, इनमें से साथीगण आप सभी को बताना है कि शोभना नारायणन कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कलाकार है। अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो कथक आ जाएगा है ना। और हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में भरतनाट्यम हो, कथक हो, मणिपुरी हो, ओडिसी है, इनसे संबंधित कलाकार के नाम हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन साथीगण इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप सभी को रिवीजन कराने वाला हूँ, ठीक है। अगर मैं भरतनाट्यम से संबंधित इंपॉर्टेंट कलाकार की बात करूँ तो रुक्मणी देवी अरुंडेल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूँ तो टी बाला सरस्वती, यामिनी कृष्णमूर्ति, पद्म सुब्रमण्यम, अलार मेलवल्ली और इसी के साथ लीला सैमसन, ये सभी के सभी दोस्त नाम याद रखिएगा। आपके भरतनाट्यम से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट कलाकार के नाम है, जो आपके एसएससी एमटीएस में दोस्तों हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है ना। अगर मैं कथक की बात करूँ तो दोस्तों पंडित बिरजू महाराज, इसी के साथ शंभू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज और सितारा देवी, शोभना नारायण और कुमुदुद्दीन लखिया, ये सभी के सभी नाम कथक से संबंधित है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड नाम है ना। अगर मैं दोस्त मणिपुर की बात करूँ तो गुरु बिपिन सिंह, इसी के साथ दर्शना झावेरी, नयना, रंजना, सुवर्णा और इसी के साथ राजकुमार सिंहजीत सिंह, ये सभी के सभी मणिपुर से संबंधित कलाकार हैं। अगर मैं ओडिसी की बात करूँ दोस्त केलुचरण महापात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। पंकज चरण दास, संयुक्ता पानीगरई, सोनल मानसिंह, माधवी मृदगल, ये सभी के सभी दोस्त नाम याद रखिएगा। अगर दोस्तों आप सभी को क्लास अच्छा लगे तो आप सभी से दोस्त रिक्वेस्ट करता हूँ आप वीडियो को यार लाइक करनी है और दोस्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जानी है, ठीक है। साथीगण अगला क्वेश्चन जाने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। अगर आप एसएससी एमटीएस 2025 की तैयारी कर रहे हो, जीके जीएस में आपका वीकनेस है, तो मैं आप सभी के लिए टॉपिक वाइज और करंट अफेयर का दोस्तों मैं एक ई बुक बनाया हूँ, जो मात्र दोस्तों 21 रुपये में दे रहा हूँ, जिसमें से दोस्त ये टॉपिक देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा इन टॉपिक से आपके एग्जाम में आपके एसएससी एमटीएस में दोस्त क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों आपको ये ई बुक लेना है, अपने कमियों को दूर करना चाहते हैं और इस बार एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो दोस्त इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जरूर जुड़िएगा है ना। अगर मैं कहूँ कि इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन डाला गया, आप ये देख सकते हो दोस्त।
बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से और फ्रेश फ्रेश कंटेंट है। कुल दोस्त 21 टॉपिक इसमें दिया गया है ना। तो अब की बार MTS पर इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जुड़िएगा। साथ ही का अगला क्वेश्चन है कि एस अगेंस्ट ऑड्स किस खेल से जुड़े एक खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो साथी का आप सभी को बताना और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा देखो दोस्त, आपके एग्जाम में जितने भी प्रमुख खिलाड़ी हैं उनसे संबंधित जितने भी लिखा गया पुस्तक है हमेशा नाम पूछा जाता है ना। और मैं एक एक छात्र से दोस्तों कहता हूँ ये सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टेनिस आ जाएगा है ना, कि एस अगेंस्ट ऑड्स जो कि किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है। और एक प्रकार से जो खिलाड़ी है ना दोस्त वो टेनिस से संबंधित है ना। लेकिन साथीगण मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रसिद्ध खिलाड़ी हो और उनसे संबंधित आत्मकथाएं पर आधारित पुस्तक, जैसे कि सचिन तेंदुलकर ने प्लेइंग इट माई वे लिखा था, सुनील गावस्कर ने सनी डेज पुस्तक लिखा था। इसी के साथ कपिल देव की बात करूँ तो क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक लिखा था। अगर मैं VVS लक्ष्मण की बात करूँ तो 281 एंड बियॉन्ड यानी कि 281 एंड बियॉन्ड लिखा था। अगर मैं सौरभ गांगुली की बात करूँ तो सेंचुरीज नॉट एनफ पुस्तक लिखा था। अगर मैं मेरी कॉम की बात करूँ तो अनब्रेकेबल लिखा था ना। तो ये सभी के सभी दोस्त पुस्तक आप सभी को याद रखनी है। ये सभी के सभी आपके SSC MTS के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। साथ ही का अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा सांस्कृतिक उत्सव हिडिंबा मंदिर में बसंत पंचमी के अवसर पर आयोजित किया जाता है। साथीगण जब आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आता है ना तो लोग अक्सर गलती करके आता है। और मैं एक एक छात्र से दोस्त रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आता है ना तो दोस्त मैं आप सबसे पुनः कह रहा हूँ, जोश एग्जाम मैग्नेट जो टेलीग्राम चैनल है यानी कि इसी चैनल के नाम पे दोस्तों टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, जाके वहाँ पे जुड़िएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्त PDF का लिंक दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट जुड़ जाइएगा। और दोस्त इस क्लास का PDF से एक बार रिवीजन जरूर कर लेना, मैं आप सबसे दोस्तों उम्मीद करता हूँ, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो डोंगारी उत्सव इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो साथीगण हिमाचल प्रदेश में एक प्रकार के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, जो आप सभी को दोस्तों याद रखनी है ना। लेकिन दोस्तों आप सभी को मैं कुछ इम्पोर्टेंट फेस्टिवल जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, इनसे संबंधित हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूँ साथीगण, जिसमें से मिंजर मेला, नलवाड़ी मेला, डुंगरी उत्सव, इसी के साथ फुलैचा उत्सव, ये सभी के सभी हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। अगर मैं केरल की बात करूँ तो ओनम, विशु, त्रिशूर पूरम, मकर विलक्कू, थैयम, ये सभी के सभी दोस्त आपके केरल से संबंधित इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। इसी के साथ अगर मैं तमिलनाडु की बात करूँ तो पोंगल, थाईपुसम, नाट्यांजलि और इसी के साथ आदि पेरकू, ये सभी के सभी दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, उनसे संबंधित नाम रखनी याद, ठीक है। और वाकई में दोस्तों अगर आप सबको क्लास अच्छा लगे तो आप सभी साथीगण से रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्त वीडियो को जरूर लाइक करना, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य से संबंधित है। दोस्तों जब आपके एग्जाम 2024 में पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य से क्वेश्चन पूछा गया था ना तो दोस्तों 80% लोग क्वेश्चन को स्किप किया था। दोस्त मैं ये रियलिटी बता रहा हूँ किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चे क्या लेवल से तैयारी करके जाता है, और एग्जाम में जब क्वेश्चन छोड़ के आता है ना यार तो बस उसके साथ एक ही बात रहता है, भाई जीवन में मतलब यार क्या ही करूँ, पेपर हार्ड आ रहा है तो ये आ रहा है तो वो आ रहा है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ दोस्त आपको पढ़ना उसी लेवल के आधार पर है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ ना जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लक्षद्वीप आ जाएगा। लेकिन साथीगण कुछ पक्षी अभ्यारण्य जैसे कि भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य आपके राजस्थान से संबंधित है, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य की बात करूँ तो हरियाणा से संबंधित है, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य की बात करूँ तो गोवा से संबंधित है, अगर मैं कुमार कोम पक्षी अभ्यारण्य की बात करूँ तो केरल से संबंधित है। तो ये संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पक्षी अभ्यारण्य है जो आप सभी को साथीगण याद रखनी है, ठीक है। साथीगण मैं पुनः कह रहा हूँ अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो जोश एग्जाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल में जुड़िएगा, वहाँ पे मैं इस क्लास का PDF अपलोड कर दूंगा, रिवीजन एक बार जरूर कर लेना, ठीक है। साथीगण अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 157 में किस पद की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताओं का उल्लेख है। आप सबसे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर आ जाएगा, फटाफट कमेंट करके आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 6 का दोस्त क्या आंसर आ जाएगा, फटाफट कमेंट करो, जिसमें से
राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश, ये 4 ऑप्शन दिया गया है ना। और दोस्त अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूँ ना, तो राज्यपाल के पद की नियुक्ति से संबंधित योग्यताओं के बारे में दोस्त उल्लेख किया गया है। हमेशा आपके एग्जाम में संविधान से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपके एग्जाम में ये जो मैंने आपको इस स्लाइड के माध्यम से जो मैं एक्सप्लेन करके लाया हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे कि अनुच्छेद 52 में दोस्तों भारत के एक राष्ट्रपति से संबंधित है। अगर मैं 63 की बात करूँ तो भारत के एक उपराष्ट्रपति से संबंधित है। अगर मैं 153 की बात करूँ तो राज्यपाल से संबंधित है। अगर मैं 163 की बात करूँ तो राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद के बारे में कहा गया है। अगर मैं 214 की बात करूँ तो राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्त, आप सभी को याद रखनी है। और इसी के साथ अगर मैं 324 की बात करूँ तो चुनाव आयोग से संबंधित है। 361 की बात करूँ तो राष्ट्रपति और राज्यपाल का संरक्षण से संबंधित है। इसी के साथ 368 की बात करूँ तो संविधान संशोधन करने की शक्ति जो आपके संसद के पास है। तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आप सभी को दोस्तों याद रखनी है, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में बाल लिंगानुपात ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर मैं 25 तक कराता हूँ, ठीक है। आप केवल क्वेश्चन देखना यार, मैं क्वेश्चन को एक एक लेवल इजी, मॉडरेट, हाई लेवल और सभी टॉपिक को कवर करके दोस्तों मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। और दोस्त अगर वाकई में आप एसएससी एमटीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं और इस कंटेंट को आप देख रहे हैं ना, तो वाकई में दोस्तों आप सबको बेहतरीन लगता होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, है ना। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूँ तो महाराष्ट्र आ जाएगा, है ना, कि किस राज्य में बाल लिंगानुपात में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। तो महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आपके एग्जाम में दोस्त इस क्वेश्चन के माध्यम से इतना याद रखना है कि 2001 जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात 927 था, लेकिन वहीं 2011 की बात करूँ तो 919 था। ये दोनों याद रखिएगा, है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2001 में जनगणना भारत का लिंगानुपात कितना था, तो 927 था, लेकिन 2011 में घटकर कितना आ गया, 919 आ जाएगा, जिसके कारण से क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, 2011 जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश सबसे अधिक बाल लिंगानुपात वाला राज्य है। अगर मैं पूछूं कितना है तो वहाँ पे 972 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसी के साथ अगर मैं सबसे कम की बात करूँ तो हरियाणा यानी कि 834 प्रति हजार के रूप में दिया गया। तो ये सभी के सभी दोस्तों पॉइंट याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि कौन सा कार्बनिक यौगिक ठोस अवस्था अभिक्रिया से होकर यूरिया बनाने के लिए जाना जाता है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वाकई में दोस्तों अगर आप अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपसे उम्मीद करता हूँ दोस्त कमेंट करो, है ना। तो अमोनिया साइनेट इस क्वेश्चन का दोस्त राइट आंसर आ जाएगा, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि भारत में पहली बार भारतीय सिविल सेवा परीक्षा किस स्थान पर आयोजित की गई थी, जिसमें से दिल्ली, इलाहाबाद, कोलकाता, मुंबई। दोस्तों दिल्ली तो आप ऑप्शन काट ही दो। दिल्ली तो दोस्त जब भारत आज़ाद हुआ, जब दिल्ली राजधानी हो, तब से दिल्ली इंपॉर्टेंट होने लगा। लेकिन जब से दोस्त इतिहास से संबंधित आपके बाबर हो, हुमायूं, अकबर हो, इन सभी के ज़माने में दोस्तों दिल्ली इम्पॉर्टेंट नहीं था, है ना। उसमें दोस्तों इलाहाबाद, कोलकाता, ये दोनों में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो साथ ही का आपको ऑप्शन नंबर बी और सी में से ही आंसर बताना है, ठीक है। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, इलाहाबाद आ जाएगा। और इलाहाबाद से ही संबंधित भारतीय सिविल सेवा परीक्षा का दोस्तों जो कि आयोजित किया गया था, जो आप सभी को दोस्तों याद रखनी है, ठीक है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत में कृषि के संदर्भ में पेंडा शब्द किसे दिया गया दिया गया, जो कि नाम है, जिसमें से सिंचाई, कृषि, बागवानी, काट एवं दाख, झूम और नकदी फसल। हमेशा देखो दोस्तों आपके एग्जाम में, आप एसएससी एमटीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं और आपके एग्जाम में दोस्त देखो कौन से राज्य में किस प्रकार के खेती किया जाता है और उस खेती का क्या नाम है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है ना। तो साथीगण क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूँ ना, तो काट एवं दाह कृषि, जिसे झूम के नाम से जाना जाता है और इसी के दोस्तों पेंडा के रूप में जाना जाता है, जो आप सभी को याद रखनी है। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से, जैसे कि वेबर और आपके दहिया मध्य प्रदेश में संबंधित दोस्तों एक प्रकार के खेती है जो वहाँ पे किया जाता है। अगर मैं पोंडू की बात करूँ तो आंध्र प्रदेश आ जाएगा, कुमारी की बात करूँ तो केरला आ जाएगा, इसी के साथ कमन, विंगा, धाबी की बात करूँ तो उड़ीसा में एक प्रकार के खेती किया जाता है। तो ये सभी के सभी दोस्तों जो भी मैं क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है, ठीक है।
अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कंबोज के इतिहास का संदर्भ दिया है, तो आप सबसे दोस्तों बताना है, ठीक है, कि कंबोज के इतिहास का संदर्भ दिया है, जिसमें से बाणभट्ट, आपके पतंजलि, पाणिनि, कन्हन, ये 4 ऑप्शन दिया गया है ना। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूँ दोस्तों, तो कहाँ इस क्वेश्चन का दोस्त राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सभी को याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, आपके एग्जाम में दोस्तों बाणभट्ट से संबंधित हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि के रूप में था। अच्छा, उन्होंने दोस्तों हर्षचरित और आपके कादम्बरी, ये 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, जो हमेशा बार बार आपके एसएससी एग्जाम में दोस्त पूछा जाता है कि हर्षचरित और कादम्बरी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, तो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। पूछे कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि के रूप में जाना जाता था, तो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि के रूप में जाना जाता था। तो ये सभी के सभी दोस्त पॉइंट याद रखनी है, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका जो कि कुमार गंधर्व का जन्म कहाँ पे हुआ था, दोस्तों आप सबसे मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, पीडीएफ से एक बार रिवीजन जरूर कर लेना, ठीक है। तो कर्नाटका इस क्वेश्चन का दोस्त राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सभी को याद रखनी है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों कि सहानुभूति जाति के अनुसार एक नई जाति का उदय तब होता है जब, इसमें से दोस्तों आप सबको ऑप्शन चुनना है, ठीक है, जिसमें से अलग अलग क्षेत्र में रहने से एक ही जाति के 2 समूह आपस में जनन नहीं कर पाते हैं, भोजन की कमी से, जलवायु के परिवर्तन से। तो दोस्तों देखो, सहानुभूति जो जाति के अनुसार एक नई जाति का उदय तब तक होता है जब, दोस्त इसमें आप कॉमन सेंस भी थोड़ा बहुत अगर लगाओगे ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो, एक ही जाति के 2 समूह आपस में जनन नहीं कर सकता है, जिसी के कारण से दोस्तों जाति का उदय नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं दोस्त ये क्वेश्चन वाकई में मतलब ज़्यादा हाई लेवल नहीं, मतलब एज अगर आप थोड़ा भी बहुत कॉमन सेंस लगाएंगे तो थोड़ा इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन अगर आपने पहली बार देखे होंगे तो आपके लिए दोस्त हार्ड लगा होगा, एज मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिअथलन में पहली खेल प्रतियोगिताएं हैं, जिसमें से दौड़, तैराकी, साइकिलिंग, जिम्नास्टिक, ये 4 ऑप्शन दिया गया है। और अगर मैं क्वेश्चन नंबर 14 की बात करूँ तो तैराकी इस क्वेश्चन का दोस्त राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सभी को याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, जिसमें कि दोस्तों आपकी उर्वरक है, वनों की कटाई है, अपचय, सिंचाई। देखो, अगर मैं मृदा निर्माण करने ना दोस्त, आपको इसमें से मुख्य अगर मैं उत्तरदायी की बात करूं तो दोस्तों फर्टिलाइजर ये दोस्त नहीं माना जाएगा, आप इसमें थोड़ा सा एलिमिनेटर करो। वनों की कटाई नहीं दोस्त, सिंचाई नहीं, अपचय आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि अपचय आ जाएगा, जो आप सभी को दोस्तों याद रखनी है। मैं पुनः एक बार और दोस्त जानकारी दे दे रहा हूँ, अगर अपने कमियों को दूर करना चाहते हैं ना, तो एक बार दोस्त बिलीव कर लो, बहुत साथीगण लेकर पढ़ भी रहा है, इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जुड़ो। कैसे लेना है, लेकिन ध्यान रहे आपको 21 रुपया इसके लिए पेमेंट करना होगा दोस्त, सबको दे रहा है तो आपको भी देना पड़ेगा, है ना। अगर मैं कहूँ इसमें दोस्तों किस तरीके से क्वेश्चन दिया गया, आप ये देख सकते हो, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से क्वेश्चन बनाया गया है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि भारत की जनगणना 2001 के अनुसार किस राज्य में बाल लिंग अनुपात सबसे कम था, दोस्त मैं आप सबसे छात्रगण से रिक्वेस्ट करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 का क्या आंसर आ जाएगा, फटाफट कमेंट करो, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि 2001 जनगणना के अनुसार किस राज्य में बाल लिंग अनुपात सबसे कम था, तो हरियाणा इस क्वेश्चन का साथीगण राइट आंसर आ जाएगा। और हमेशा दोस्तों मैं आपको जनगणना से संबंधित क्वेश्चन करा ही रहा हूँ, है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि अर्थशास्त्र के लेखक किसके शासक के समकालीन थे, दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है। आप सब दोस्तों रट के बैठे होंगे कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, किसके द्वारा लिखा गया, लेकिन दोस्त यहाँ पे आपको बतानी है कि अर्थशास्त्र के जो लेखक है ना, उनको कौन से शासक के समकालीन थे, सम्राट अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन। तब मैं जानूँ दोस्तों आपकी क्या तैयारी है, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, है ना। तो दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो चंद्रगुप्त मौर्य आ जाएगा। अगर दोस्तों आपको आंसर पता है तो कम से कम आंसर से एक बार दोस्तों हो सके तो कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर दिया करो, हो सके दोस्तों तो अपने मन में भी एक बार थोड़ा आवाज़ से बोलो, है ना, ताकि आपका रिवीजन होता चला जाएगा, है ना। दोस्तों आपके कामसूत्र, वात्सायन, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, नाट्यशास्त्र भरत मुनि, बुद्धचरित, अशोघोष, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम जो कालिदास के द्वारा लिखा गया, हर्षचरित आपके वाणिभट्ट के द्वारा, अकबरनामा दोस्तों अन्य अकबरी और अबुल फजल, ये दोनों जितने भी दोस्तों मैंने आपको ये साइड के संबंधित जितने भी
लेखक है, उनसे संबंधित ये सभी पुस्तक लिखा गया था, जो आप सभी को साथीगण याद रखनी है। ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि नालंदा विश्वविद्यालय के उत्खनन खंडहर से संकेत मिलता है कि इसके निर्माण में चमकीले लाल डैश का उपयोग किया गया था, जिसमें से दोस्तों जो लाल है ना, सो लाल किसके लिए था दोस्त? पत्थर के लिए। बोले नहीं दोस्त, ईंट तो ईंट हो सकता है। अगर दोस्त आप हमारे गांव इलाके से अगर होंगे ना दोस्त, जहाँ ईटा भट्ठा, जैसे भट्ठा होता है ना, ईंटों को मट्टी से दोस्तों सान के फिर पकाया जाता है, फिर जाके दोस्तों उसको जब पकता है ना तो बहुत लाल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इट इस क्वेश्चन का दोस्त राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सभी को याद रखनी है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक वस्तुओं का एक उदाहरण नहीं है, जिसमें से पब्लिक गुड्स का एक उदाहरण नहीं है, तो साथीगण आप सबको बताना है क्वेश्चन नंबर 19 का क्या आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों जो हमारे घर के लिए ड्राइवे होता है ना, ये एक प्रकार के पब्लिक गुड थोड़ी होता है ना, राष्ट्रीय रक्षा होता है, सार्वजनिक उद्यान होता है, सड़क के, ये प्रकार के सार्वजनिक के रूप में जाना जाता है। लेकिन जो हमारे घर का होता है ये हमारा पर्सनल होता है ना। अगला क्वेश्चन है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? साथीगण अगर बहुत मैं कहूँ तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, 1929 क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि कानूनी अधिकारी की नौकरी के लिए पात्र होने के बावजूद भी श्री एस को साक्षरता के लिए नहीं बुलाया गया, वो किस अधिकार का उपयोग करने से असमर्थ रहा? दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा आर्टिकल 14 से लेकर 18 में कहा गया स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, है ना, सॉरी समानता के अधिकार के बारे में। ठीक है, तो समानता का अधिकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और अगर मैं कहूँ तो एग्जैक्ट 16 में दोस्तों लोक नियोजन का समानता के बारे में कहा गया है, जिसके कारण से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी राइट आ जाएगा। ठीक है। अगर मैं कहूँ समानता का 14 से 18 स्वतंत्रता, 1922 शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार 29 से 30, और आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में जिक्र किया गया। तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि जानवरों के उत्सर्जन तंत्र का प्राथमिक जो कि कार्य इनमें से कौन सा है, तो साथीगण आप सभी को बतानी है। ठीक है, तो अपशिष्ट पदार्थों को निकालने के प्रकार से उनका प्राथमिक कार्य है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण की हीरो ISL के लिए संस्करण में सुनील छेत्री ने हैट्रिक बनाने के लिए पहले जो कि भारतीय बनकर इतिहास रचा, तो कब किया था ये क्वेश्चन पूछा था, तो 2015 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज के इस क्लास में इतना सा क्वेश्चन था, ये छोटा सा ई बुक कंटेंट है जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपके लिए दोस्तों बहुत ही फायदेमंद है। अगर आपको लेना है तो इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जुड़िएगा। आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर आप सबको क्लास अच्छा लगा होगा तो आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, ऑल द बेस्ट आप सबका, थैंक यू सो मच।